मिलिट्री के क्लासिफाइड वीडियोस पब्लिक के सामने आ गए। लोग हैरान रह गए जब उन्होंने उस व्हीकल को पानी में जाते हुए देखा। टॉप सीक्रेट पेंटागन प्रोजेक्ट्स का अचानक खुलासा हो गया। ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ा बदलाव था कि फेडरल गवर्नमेंट ने मान लिया कि ये हवाई घटना समझाई नहीं जा सकती। और यूएफओस के बारे में एक चौंका देने वाली बात कही गई। ये हमारे पास मौजूद साइंस और टेक्नोलॉजी की समझ के बाहर है, ये कहना यूएस गवर्नमेंट का। वाह! ये बात तो साफ है कि इन साइटिंग्स को समझाया नहीं जा सकता। तो सवाल ये है कि हम किसके साथ डील कर रहे हैं। आसमान में देखी गई अजीब चीजों के बारे में क्या सरकार हमें पूरी तरह से खुलकर बताने वाली है? और अगर ऐसा है तो क्या हमें जल्द ही पता चल जाएगा कि असल में वो दूसरी दुनिया की चीजें हैं? कुछ तो ऐसा चल रहा है जो नॉर्मल नहीं है और पहली बार सरकार ने ये बात मानी है। ब्रह्मांड में एक दरवाजा है जिसके आगे सिर्फ सच है। इसकी मांग है कि हम हर उस चीज पर सवाल करें जो आज तक हमने सीखी है। सबूत हमारे चारों तरफ फैले हैं, भविष्य ठीक हमारी आंखों के सामने है। हम अकेले नहीं हैं, हम कभी अकेले नहीं थे। साइंस डॉक्यूमेंट मिस्ट्रीज पेश करता है द डिस्क्लोजर इवेंट। वॉशिंगटन डीसी, ओवल ऑफिस, 27 दिसंबर 2020। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कोविड-19 से हुई बर्बादी के बाद आर्थिक सुधार लाने के लिए $2.3 ट्रिलियन के बड़े खर्च और राहत पैकेज पर साइन किए। लेकिन इस बिल का एक और बहुत अलग मकसद था, जिसका ब्यौरा इसकी कमिटी कमेंट सेक्शन में था, जिसकी हेडिंग थी एडवांस्ड एरियल थ्रेट्स। इसमें जरूरी शर्त यह थी कि डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस को उस रिपोर्ट पर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के साथ काम करना होगा जिसमें अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना या यूएपी के बारे में उन सारी चीजों का खुलासा किया गया है जो सरकार को पता है। जनता के लगातार दबाव की वजह से कांग्रेस के मेंबर्स जो कि सीनेट इंटेलिजेंस कमेटी में थे, उन्होंने लिखा कि सरकार यूएफओस पर जनता के लिए एक रिपोर्ट जारी करे, और वो भी 180 दिनों के भीतर। ये हैरान कर देने वाली बात है। और बहुत से लोगों ने कहा कि क्या यूएफओज और कोविड ये चल क्या रहा है। असल में यूएफओ रिपोर्ट की मांग सेनेट इंटेलिजेंस कमेटी ने की थी और फिस्कल ईयर 2021 के इंटेलिजेंस ऑथराइजेशन एक्ट में उन्होंने उसे रखा। लेकिन ऐसी कई वजह थी कि वो बिल पास नहीं होने वाला था, इसीलिए उन्होंने बिल के उस हिस्से को ऐसी चीज से जोड़ दिया जिसके बारे में उन्हें पता था कि वो पास हो जाएगा, और वो था कोविड-19 रिलीफ बिल। यूएफओज, या जिन्हें अब सरकारी एजेंसियां यूएपीज कहती हैं, उनके रिसर्चर्स के लिए ये एक खास मोमेंट था। वॉशिंगटन में कई लोगों ने इसे सराहा, जिनका मानना था कि पेंटागन ने इस घटना के बारे में बहुत कुछ छुपाया है। मुझे ये जानकर राहत मिली कि इंटेलिजेंस कम्युनिटी में अच्छे लोग हैं जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी को बचा रहे हैं। उनके साथ साथ मुझे लगता है कि सिर्फ अमेरिकन लोग नहीं बल्कि सारी दुनिया के लोग जानना चाहते हैं कि हमारे आसमान में क्या चल रहा है। मैं खुद से ये पूछने पर मजबूर हो गया कि मैं कहां था। इतने सालों तक जनता और कांग्रेस मेंबर्स के दबाव डालने से पहले मैंने इस खतरे को आखिर सीरियसली क्यों नहीं लिया, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। सरकार में ऐसे लोग हैं जो यूएफओ इंफॉर्मेशन के जैसे दुश्मन ही हैं। सरकार के पास इन चीजों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बहुत वक्त और वजह थी, लेकिन 2019 में जाकर सीरियसली डेटा जमा करना शुरू किया गया, जो कि बड़ी अजीब सी बात थी। मेरा मतलब है कि ये इंफॉर्मेशन सालों पहले से मौजूद थी। यूएफओ कम्युनिटी कुछ ज्यादा ही हरकत में आ गई। उनमें से कुछ लोग बढ़ चढ़कर ये अंदाजा लगा रहे थे कि खुलासा होगा, और मेन स्ट्रीम मीडिया भी इस पर पूरी तरह से लगी हुई थी। और इसमें बहुत सारी अड़चनें थीं। मुझे याद है ट्रंप के कोविड रिलीफ बिल साइन करने के बाद
मुझे उसे देखना था। तो मैंने तुरंत किसी को फोन किया और लिंक निकाला और मैंने उस बिल को पूरा पढ़ा। और ये सच है कि उसमें बहुत स्पेकुलेशन था। क्या अब वो हमें बताएंगे कि यूनिवर्स में हम अकेले नहीं हैं? अमरीकी सरकार खुलकर यूएफओज की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इस बात से ये पता चलता है कि इसे लेकर किस तरह के बड़े बड़े बदलाव सरकार कर रही है। लेकिन जो अमेरिकी सरकार कई सालों से यूएफओज में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही थी, उसने 2 राजनैतिक दलों के समर्थन वाला वो बिल कैसे पास कर दिया जिसमें यूएपी की ऑफिशियल रिपोर्ट मांगी गई थी। ये पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव था जिसकी जड़ें 20 साल से भी पहले हुई गुप्त बैठकों तक जाती हैं। लास वेगास 1995। लोकल टीवी न्यूज रिपोर्टर जॉर्ज नैप, जो नेवाडा में टॉप सीक्रेट एयरफोर्स फैसिलिटी एरिया 51 के अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए मशहूर हैं, उन्होंने कई साल तक नेवाडा के पावरफुल सेनेटर हैरी रीड से यूएफओस के बारे में चर्चा की थी। सेनेटर रीड को नेलिस एरिया 51 में नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे में बहुत इंटरेस्ट था। तो मैंने उनसे कहा कि एक जायज मुद्दा है और ये रियल है। तो हमने यूएफओ के बारे में सबसे छुपाकर 30 साल तक बातचीत की। 1995 में नैप ने रीड को एक और मीटिंग में बुलाया, जो नेवाडा की एक और ताकतवर शख्सियत ने रखी थी, जिन्हें लंबे समय से इस मामले में दिलचस्पी थी। होटल के कारोबारी और एरोस्पेस बिलियनर रॉबर्ट बिगलो ने हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिस्कवरी साइंस की स्थापना की थी, जो फ्रिंज साइंस और यूएफओस की घटना की जांच करने के लिए खुद का पैसा लगाकर बनाई गई संस्था है। मैंने रीड से कहा कि आपको एक बार चलकर इसे देखना चाहिए। वो बाद में साल के आखिर में अगली बोर्ड मीटिंग में गए और उनके होश उड़ गए। लेकिन उस वक्त बिगलो से उनका जो रिश्ता बना वो बाद में सामने आने वाली हर चीज के लिए जरूरी बन गया। 2007 में रीड की मदद से बिगलो ने एडवांस्ड एरियल थ्रेट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम या एटिप के लिए डिफेंस डिपार्टमेंट से $22 मिलियन का फंड हासिल किया। ये एक पहल थी जिसमें हवा में उड़ने वाले अजीब वाहनों की रिपोर्ट्स को इन्वेस्टिगेट किया गया। वो पेंटागन में इस प्रोग्राम को बनाने में कामयाब रहे, जो एक क्लासिफाइड प्रोग्राम था, एक तरह का ब्लैक प्रोग्राम जैसा कि उन्होंने कहा, और इसलिए उन्हें फंड्स मिल गए। पेंटागन उस फंड से इसे शुरू करके चला सकता था। ये एक गेम चेंजर था। पेंटागन ऑफिशियल्स ने एटिप प्रोग्राम को चलाने के लिए यूएस आर्मी काउंटर इंटेलिजेंस के पुराने स्पेशल एजेंट लुइस एलिजोंडो को चुना। लू एलिजोंडो को इंचार्ज बनाया गया। वो पेंटागन में लोगों के छोटे छोटे ग्रुप्स पर नजर रख रहे थे। वो आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते थे और बहुत ही लो प्रोफाइल में रहने की कोशिश करते थे। पेंटागन में कुछ लोगों को पता था कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन बाकियों को नहीं पता था। एलिजोंडो ने सेनेटर हैरी रीड की फंडिंग से नेवाडा में करीब 7 साल तक एटिप चलाया और हम में से कोई भी उसके बारे में नहीं जानता था। जब एलिजोंडो ने सरकार की गुप्त फाइलों को गहराई से देखा तो वो मान गए कि यूएफओज देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन सकते हैं, लेकिन अपनी बढ़ती झुंझलाहट की वजह से उन्हें इसके लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी कि कोई उनकी बात सुने। लू की समझ में आ गया था कि पेंटागन की अंदरूनी ताकतें इसे सीरियसली नहीं ले रही हैं और शायद यूएफओ की रिपोर्ट्स को दबा रही हैं, कवर अप कर रही हैं या पूरा सच सामने नहीं ला रही हैं। और लू से ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि पेंटागन इन बातों को सीरियसली नहीं ले रहा। अक्टूबर 2017 में जब पेंटागन ऑफिशियल्स ने लुइस एलिजोंडो की पता की गई चीजों को डिफेंस सेक्रेटरी जेम्स मैटिस के सामने रखने से मना कर दिया तो उन्होंने एटिप से इस्तीफा दे दिया। मैंने बहुत कुछ देखा था, मैंने बहुत से लोगों से बात की थी, मेरे पास बहुत सी रिपोर्ट्स थी, मुझे पता था ये सच है। मैं सब कुछ जानते हुए इस चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकता था, तो मुझे अपनी बात रखने के लिए अपनी पसंदीदा जॉब भी छोड़नी पड़ी। जब एलिजोंडो पेंटागन छोड़ रहे थे तभी रॉक बैंड ब्लिंक 182 के को-फाउंडर टॉम डिलोंग यूएपीज यानी अज्ञात हवाई घटनाओं की जानकारी इकट्ठी करके उनका अध्ययन करने के लिए टू द स्टार्स एकेडमी नाम का एक ग्रुप बना रहे थे। टॉम डिलोंग ने अपने आसपास एक लाजवाब टीम तैयार की जिसमें ऐसे लोग थे जो कभी
सरकार, इंटेलिजेंस कम्युनिटी, एरोस्पेस कम्युनिटी और खासकर आधुनिक टेक्नोलॉजी से जुड़े रहे हों। एलिजोंडो ने तुरंत ही टॉम डेलोंग और उनकी नई कंपनी टू द स्टार्स के लिए काम करना शुरू कर दिया। ये कंपनी यूएफओ फिनोमेना के बारे में जानने के लिए पूरी तरह से समर्पित थी, जिससे उन्हें ऐसा लगा कि अचानक उनकी किस्मत मेहरबान हो गई हो। एलिजोंडो के शामिल होने से टू द स्टार्स एकेडमी को यूएपीज के बारे में सरकारी खुफिया जानकारी तक जबरदस्त पहुंच मिल गई और मिलिट्री में एलिजोंडो के पुराने बॉसेस ये नहीं जानते थे कि वो सरकारी नौकरी छोड़कर खाली हाथ नहीं आए हैं। वो अपने साथ यूएफओस के शानदार वीडियो एविडेंस लेकर आए थे। Oh my God! वॉशिंगटन डीसी, अक्टूबर 2017। लुइस एलिजोंडो ने एटिफ से इस्तीफा देने और पेंटागन छोड़ने के बाद नेवी पायलट के रिकॉर्ड किए गए 3 क्लासिफाइड वीडियोस टू द स्टार्स एकेडमी में अपने नए साथियों के साथ शेयर किए। पहली चीज, जिसे टिक टैक कहा जाता है, 2004 में यूएसएस निमिट्स के रडार पर 80,000 फुट की ऊंचाई पर पकड़ी गई थी। जब नेवी F-18 उस चीज की तरफ बढ़ा तो वो कुछ ही सेकंड में पानी के 1 फुट अंदर उतर गई। हम मार्क 20 की रफ्तार से कुछ ही सेकंड में 80,000 फुट नीचे नहीं जा सकते, इसलिए हमें पता था कि ऐसा कोई प्रोपल्शन सिस्टम है जिसकी रफ्तार हमारे रॉकेट से भी बहुत ज्यादा है। नेवल एविएटर लेफ्टिनेंट चार्ड अंडरवुड को F-18 में बढ़िया फ्लिर वीडियो सिस्टम लगाकर उस चीज का पीछा करने का आदेश मिला। उस चीज में कोई फीचर नहीं था और इसलिए मैंने उसे टिक टैक कहा। वो देखने में टिक टैक जैसी लगी, उसमें कोई पंख नहीं थे, प्रपल्सन का कोई मेथड नहीं था और सामने की तरफ देखने वाला इंफ्रारेड पॉड सिर्फ हीट को ट्रैक करता था। तो आमतौर पर आपको इंजन का धुआं एयरक्राफ्ट के एक सिरे से निकलता हुआ दिखाई देता है, जो उसमें नजर नहीं आ रहा था। वो चीज अपने एल्टीट्यूड और एयर स्पीड को बदल रही थी, जिसकी वजह से मेरे फ्लीर और मेरे रडार को उसे ट्रैक करने में मुश्किल हो रही थी। और उसी के बाद आखिर में जब आप उसे मेरे फ्लीर पॉड के बाईं तरफ तेजी से जाते हुए देखते हैं, तब मैंने कहा कि वाव, अब ये क्या हुआ। एलिजोंडो टू द स्टार्स एकेडमी में अपने साथियों के लिए जो बाकी के 2 वीडियोस लाए थे, वो भी उतने ही जबरदस्त थे। गिम्बल और गो फास्ट नाम के दोनों वीडियोस 2015 में फ्लोरिडा के तट के पास यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट के नेवी जेट्स ने लिए थे। इन तीनों वीडियोस में चीजें जिस तरीके से चल रही हैं, वो फिजिक्स के नियमों को नकारती हैं। वो चीजें एरोडायनेमिक्स के नियमों को नकारते हुए बड़े आराम से इधर उधर जा सकती थीं। ये आसानी से साउंड स्पीड से 20 गुना तेजी से चल सकती थीं। उनमें प्रपल्शन का कोई तरीका नजर नहीं आया। तो ये क्या हो सकता है? इसका यही जवाब है कि हमें नहीं पता। जो चीज दिखाई दी थी उसकी उड़ान बहुत अजीब थी। उसमें अजीब वेक्टर्स थे, वो मंडराकर बहुत तेजी से कहीं भी आ जा सकती थी। अरे ये क्या चीज है, और देखो ये कैसे घूम रही है। चाइनीज या रशियन या किसी के पास भी इस तरह की टेक्नोलॉजी हो और हमें उसके बारे में पता ना हो, ये बिल्कुल नामुमकिन था। एटिप के हेड होने के नाते एलिजोंडो ने उन वीडियोस को क्लासिफाई तो करवा लिया था, लेकिन उन्हें जनता के सामने कभी नहीं लाया गया। टू द स्टार्स एकेडमी में शामिल होने के बाद उन्हें पेंटागन में इकट्ठी की गई जानकारी को शेयर करने का एक नया मौका मिला। टू द स्टार्स का मकसद ये था कि वो सब कुछ खोल कर रख देंगे और इस सच्चाई को सामने लाएंगे कि सरकार हवा में नजर आने वाली इन चीजों के बारे में जानती है, जिनके पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंसानों के पास नहीं है और ना इंसान अब तक जान पाए हैं। वो टू द स्टार एकेडमी ही थी जो लुई एलिजोंडो को क्रिस मेलन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के ऑफिशियल सेनेटेड इंटेलिजेंस इनसाइडर के साथ लेकर आई और उसके बाद वो यूएफओस के इन्वेस्टिगेशन में अमेरिकी सरकार के इंटरेस्ट के बारे में एक धमाकेदार कहानी लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स गए। क्रिस मेलन ने लेस्ली कीन के साथ एक मीटिंग रखी
जो एक बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं और जिन्होंने कई सालों तक मेन स्ट्रीम मीडिया का ध्यान यूएफओस की तरफ खींचने की कोशिश की थी। मेलन और एलिजोंडो ने कीन को एटिप के गुप्त प्रोग्राम के बारे में बताया और वादा किया कि अगर वो इस कहानी को न्यूयॉर्क टाइम्स में रख पाई तो वो कीन को वीडियोस दिखा देंगे। लेस्ली कीन के राजनीति में बहुत अच्छे कनेक्शंस थे। उनके अंकल थॉमस कीन न्यू जर्सी के फॉर्मर गवर्नर और 9/11 कमीशन के हेड थे। और आपको इसी से अंदाजा लग जाता है कि लेस्ली पॉलिटिकल नेटवर्क में कितनी अच्छी तरह जुड़ी हुई हैं। लुई एलिजोंडो और क्रिस मेलन लेस्ली से मिले तो उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स के पुराने रिपोर्टर राल्फ ब्लूमेंथल और टाइम्स की ही हेलेन कूपर को अपने साथ शामिल कर लिया। रैल्फ ब्लूमेंथाल को लेस्ली कीन के बारे में तब पता चला जब वो अपनी किताब द बिलीवर पर काम कर रहे थे, जो एलियंस के अपहरणों पर रिसर्च करने वाले डॉक्टर जॉन मैक की जीवनी है। जब उन्हें सरकार के एटिप प्रोग्राम के बारे में पता चला तो वो कहानी को छापने के लिए तैयार हो गए। इसमें कोई शक नहीं कि वो न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए एक बढ़िया कहानी थी। पेंटागन की एक सीक्रेट यूनिट का यूएफओस को इन्वेस्टिगेट करना, जब सरकार यूएफओ बिजनेस से बाहर होने वाली थी, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। ब्लूमेंथाल ने सीधे न्यूयॉर्क टाइम्स के मैनेजिंग एडिटर डीन बुके को जाकर यह कहानी बताई और 16 दिसंबर 2017 को रहस्यमय यूएफओ प्रोग्राम के बारे में लेस्ली कीन, रैल्फ ब्लूमेंथाल और हेलेन कूपर की जबरदस्त रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम्स के ऑनलाइन एडिशन के पहले पन्ने पर छपी। हमने हर एक चीज इसमें डिटेल में छाप दी थी। इसमें कौन लोग शामिल थे, हर चीज जो ऑन द रिकॉर्ड थी, डॉक्यूमेंट्स वो हर तरह से कंप्लीट थे। हमारे पास नेवी के वीडियोस थे जिन्हें हमने टाइम्स की वेबसाइट पर डाला और उन पर इतने व्यूज आए कि टाइम्स के इतिहास में आज तक किसी चीज पर इतने व्यूज नहीं आए। ये अमेरिका में सही मायनों में एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स हमेशा ये कहता है कि हम सच का साथ देते हैं। अचानक न्यूयॉर्क टाइम्स सचमुच यूएफओस की रिपोर्टिंग करने लगा। इसने दिखा दिया कि यूएफओ और यूएफओस की स्टडी और इन्वेस्टिगेशन मेन स्ट्रीम में आ गए हैं। अचानक 2017 के बाद से ये कहानियां दुनिया भर के अखबारों के फ्रंट पेज की खबर बनने लग गईं और इससे साफ पता चलता है कि पिछले 25 सालों में लोगों की सोच में एक तरह का बदलाव आ चुका है और मेरे जैसे लोगों के लिए ये सच में बहुत ज्यादा अच्छी बात है। एटिप के खुलासे और लीक हुए वीडियो से हैरान होकर कांग्रेस ने ब्रीफिंग्स की मांग की, जिससे इंटेलिजेंस कम्युनिटीज इस बात पर जवाब देने के लिए मजबूर हो गईं। अचानक यूएफओ ब्रीफिंग्स कैपिटल हिल पर सबसे बड़ी मांग बन गई। आर्म सर्विस कमेटी के लिए, इंटेलिजेंस कमेटी के लिए हर कोई इसमें शामिल होना चाहता था। कांग्रेस ने भी इसे सीरियसली लिया। मीडिया ने उन्हें पॉलिटिकल कवरेज दिया और कहा कि ये एक जायज कहानी है। तो वहां मार्को रूबियो और सेनेटर वार्नर जैसे लोग थे जो रिपोर्टर्स से ये कह सकते थे कि हाँ, इस पर हम ध्यान दे रहे हैं। ये वाकई एक मिस्ट्री है। ये चीजें अलग अलग जगहों पर उड़ती हुई नजर आ रही हैं। मिलिट्री इंस्टॉलेशन, मिलिट्री एक्सरसाइज पर हम नहीं जानते ये क्या है। अगर मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर चीजें उड़ रही हैं तो इससे सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। मुझे लगता है कि अभी और सुनवाई होगी और हम इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि इसके बारे में पब्लिकली इस तरह से बात होनी चाहिए जिससे इसका मजाक न बने या इसे नकारा न जाए, ना ही इसकी हंसी उड़ाई जाए। ये बहुत जरूरी है। सन 1947 में न्यू मैक्सिको में हुई रॉसवेल की घटना से लेकर 70 साल तक नकारे जाने के बाद यूएफओस के अध्ययन को मेन स्ट्रीम में जगह मिल गई। लेकिन क्या अमेरिका वो सब बताने के लिए तैयार था जो उसे पता था, या पेंटागन में अभी भी ऐसी ताकतें थीं जो अपने राज छुपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थीं? वॉशिंगटन डीसी, जून 2019। न्यूयॉर्क टाइम्स के एटिप और नेवी के धमाकेदार वीडियोस के बारे में खुलासा करने के बाद हाउस एंड सेनेट आर्म्ड सर्विसेज कमिटीज ने इन नेवी पायलट्स से बातचीत करना शुरू कर दिया, जिनका कहना था कि उन्होंने ट्रेनिंग मिशंस के दौरान यूएपीज देखे हैं। इसकी शुरुआत बंद कमरे में सीनियर स्टाफ मेंबर की ब्रीफिंग से हुई। ये पायलट्स डेविड फेवर और एलेक्स डेट्रिक और इस तरह के लोग, चैड अंडरवुड, रायन ग्रेव्स, इन्हें कैपिटल हिल तक ले जाया जाने लगा और उन्होंने अपनी कहानियां बताई।
ये चीज तुरंत एक दिशा से दूसरी दिशा में चली जाती है। मैंने आज तक कोई चीज इतनी तेजी से आगे बढ़ते नहीं देखी। वो हमने सचमुच देखे हैं। उनमें ग्रेविटास है, वो यूएफओ नट्स नहीं है। उसके बाद हम उसे देख सकते थे जिसे हमने टिक टैक कहा, जो बहुत तेजी से जा रहा था। वो अजीब क्राफ्ट से सामना होने की कहानियां बता रहे थे जो हमारी किसी भी टेक्नोलॉजी से बहुत आगे था। हम ईस्टर्न सी बोट्स पर काम करते हैं और ये ऑब्जेक्ट्स हमारे साथ चले आए। उसने बिना मुड़े खुद को अपने विंग्स टिप पर रख लिया। एयरक्राफ्ट्स में ऐसा नहीं होता। सीनियर स्टाफ मेंबर्स इंप्रेस हुए। उन्होंने कांग्रेस के चुने हुए मेंबर्स को बताया, इससे सब कुछ बदल गया। मैंने सोचा नहीं था कि मैं अपनी जिंदगी में कभी ऐसा होते हुए देखूंगा, और ये हमारी आंखों के सामने हो रहा था। पेंटागन को जवाब देना पड़ा। पेंटागन के लिए शायद पहले की तरह साफ मना करना पहले जितना आसान नहीं होगा। अगस्त 2020 में पारदर्शिता का नायाब उदाहरण देते हुए अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट ने ये घोषणा कर दी कि लुइस एलिजोंडो ने एटिप के साथ जो काम किया था यूएपीज को एनालाइज और कैटलॉग करने का, वो अभी भी एक नए प्रोग्राम के तहत जारी है जिसका नाम है यूएपी टास्क फोर्स। उन्हीं गर्मियों में सेनेटर मार्को रूबियो की इंटेलिजेंस कमेटी एक बिल लेकर आई जिसमें पेंटागन को 180 दिन का वक्त देकर कहा गया कि सरकारी एजेंसियां यूएपीज के बारे में जो कुछ भी जानती हैं उसकी सार्वजनिक रिपोर्ट जारी करें। सेनेट इंटेलिजेंस कमेटी ने 2021 के लिए एक बिल रखा कि हम यूएपी पर एक रिपोर्ट चाहते हैं। तो इस पूरे मामले में इसी बात पर जोर दिया गया कि अब हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें इसके बारे में सीरियसली सोचना पड़ेगा। बिल पास करके प्रेसिडेंट ने उस पर साइन किए और 180 दिन की उल्टी गिनती शुरू हो गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब ये सब हो रहा था तब पेंटागन के उच्च अधिकारी लुइस एलिजोंडो की विश्वसनीयता पर इल्जाम लगाते हुए ये कह रहे थे कि उनका एटिप से कोई लेना देना नहीं है। पेंटागन ने एलिजोंडो को पागल बताकर उन्हें बदनाम करने के लिए कैंपेन चलाया। 3 मई 2021 को लू एलिजोंडो ने इंस्पेक्टर जनरल के पास 64 पन्नों की एक शिकायत दर्ज कराई और ये जस्टिस डिपार्टमेंट में टॉप स्कॉप्स की तरह थे। पेंटागन में अभी भी इसमें कुछ रुकावटें हैं जो इस बातचीत को बंद करने और दबाने की कोशिश कर रही हैं। इसे ठीक किया जाना चाहिए और हाँ, अगर वो मेरा रिकॉर्ड ठीक भी कर दें तो मुझे खुशी होगी, लेकिन ये इस पूरी बातचीत के रिकॉर्ड को ठीक ना किए जाने से ज्यादा जरूरी नहीं है। इतने सालों के बाद जब एक आंदोलन हुआ है जिसमें उन सीक्रेसी को थोड़ा तोड़ने की कोशिश हो रही है, तो जाहिर है आपको बहुत ताकतवर लोगों के ग्रुप का सामना करना होगा जो हर तरह से इसे नाकाम करने की कोशिश करेगा। और अगर इसका मतलब अच्छे और इज्जतदार लोगों को बदनाम करना है तो ठीक है, यही सही, ये एक जंग है। रिसर्चर्स का कहना था कि यूएफओज के बारे में बताने वालों की गवाही को नकारने की कोशिशें दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही होती आ रही हैं, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासों पर सरकार की प्रतिक्रियाएं नजर आई हैं। इसका खुलासा करने वाले कई मायनों में 20 से 21वीं सदी के सबसे बहादुर हीरोज हैं, क्योंकि वो डिसेंट लोग थे जो साइंस के हिसाब से काम करते थे और उसके बाद उन्हें लगा कि उन्हें बांध दिया गया है, जैसे पॉलिटिकल पॉलिसीज का बंधन, डिफेंस डिपार्टमेंट पॉलिसीज का बंधन, अलग अलग हर एक खुफिया एजेंसीज और मिलिट्री ग्रुप्स हर उस चीज को कंट्रोल करना चाहते थे जो बाहर से आ रही थी। ये दूसरे विश्व युद्ध से लेकर आज तक चला आ रहा है। 1958 में पेंटागन में अपने जानने वालों की मदद से यूएफओज पर रिसर्च करने के बाद रिटायर्ड मरीन कॉप्स पायलट मेजर डोनाल्ड केहायो द आर्मस्ट्रांग सर्कल थिएटर नाम के एक लाइव टेलीविजन प्रोग्राम में गए अपनी रिसर्च के नतीजे की रिपोर्ट देने के लिए कि दूसरी दुनिया के लोग पृथ्वी पर आते हैं। लेकिन जैसे ही वो ये बात बताने वाले थे, पता नहीं कैसे आवाज कट गई। अगर सुनवाई होती है, खुली सुनवाई, तो मुझे लगता है कि बिना किसी शक के 1989 में जब फिजिसिस्ट बॉब लाजार ने कहा कि उन्हें एरिया 51 नाम के एक टॉप सीक्रेट मिलिट्री बेस में एक एलियन स्पेसक्राफ्ट की रिवर्स इंजीनियरिंग करने के लिए रखा गया था, तो सरकारी अधिकारियों ने इस बात को नकारते हुए कहा कि ऐसा कोई बेस है ही नहीं। इस झूठ का पर्दाफाश 14 साल बाद हुआ।
आप बॉब लजार की कहानी सुन सकते हैं। ये आपको बहुत अजीब लगती है। उसके बाद पेंटागन के अंदर के कुछ लोगों ने कहा कि हमारे पास बरामद किए हुए मटेरियल और क्राफ्ट हैं, और फिर आप पलटकर बॉब लजार की कहानी को देखते हैं तो पता चलता है कि वो सब सच कह रहे थे। 1997 में रिटायर्ड यूएस आर्मी कर्नल फिलिप्स जे कोर्सो ने अपनी किताब द डे आफ्टर रॉसवेल पब्लिश की, जिसमें उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल क्राफ्ट सच में न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में क्रैश कर गया था। पेंटागन ने इस बात से भी इनकार कर दिया था। कर्नल कोर्सो की पूरी किताब दरअसल फिजिकल एविडेंस के बारे में है। वो कहा गया उस वक्त नकारने की पॉलिसीज थी और ये सब हद से ज्यादा था। 2020 में जब पेंटागन ने एलिजोंडो को बदनाम करने की कोशिश की तो कई लोगों को डर था कि वही होगा जो हमेशा हुआ है, और सरकार की यूएपी रिपोर्ट एक बार फिर खुलासा करने के बजाय उसे खारिज करने की कोशिश करेगी। लेकिन कई लोगों को इस बात से हैरानी हुई कि इंस्पेक्टर जनरल तुरंत एलिजोंडो की शिकायत को इन्वेस्टिगेट करने के लिए तैयार हो गए। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स को लगा कि इसके बाद इससे पहले खारिज की गई यूएफओस की हाई प्रोफाइल घटनाओं की भी दोबारा जांच हो सकती है। हो सकता है कि इंस्पेक्टर जनरल इसमें शामिल होकर इस बात के सबूत जुटा लें कि रॉसवेल के साथ क्या हुआ था, मेजर कीहॉक के साथ क्या हुआ था, बॉब लजार के साथ क्या हुआ था, और ये सारे सवाल शपथ दिलाकर पेंटागन ऑफिशियल से पूछे जाएं और जनता को भी इसके बारे में पता चल जाए। जब इंस्पेक्टर जनरल का इन्वेस्टिगेशन शुरू ही हुआ था तब सरकार की यूएपी रिपोर्ट जारी होने में सिर्फ 1 महीना बाकी था। जैसे जैसे कुछ होने की उम्मीद बढ़ रही थी और भी नए और धमाकेदार सबूत सामने आए। ओह, छपाक की आवाज आई, वो पानी में गिरा। मई 2021 में यूएफओस पर सरकार की जिस रिपोर्ट का इंतजार था उसे आने में अभी कुछ हफ्ते बचे थे। तभी पुराने जर्नलिस्ट जॉर्ज नैप और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर जेरेमी कॉर्बेल ने एक और धमाका कर दिया। अमेरिकन नेवी के लड़ाकू जहाजों का यूएफओ से सामना होने की फुटेज। ये वीडियोस और फोटोज पेंटागन के यूएफओ टास्क फोर्स ने लीक किए थे, जिनमें से एक में वेस्ट कोस्ट पर यूएसएस रसल के ऊपर पिरामिड के आकार की एक चीज घूमती हुई दिखाई देती है। वो सिर्फ एक पिरामिड नहीं था बल्कि उन चीजों के झुंड थे। वो तिकोने नजर आ रहे थे लेकिन असल में वो पिरामिड के आकार के थे। उन्हें देखकर आप साफ पता लगा सकते थे। लीक हुए दूसरे वीडियोस यूएसएस ओमाहा पर रिकॉर्ड किए गए थे, जो यूएसएस रसेल की तरह ही उसी स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा है। इनमें सिर्फ स्मार्टफोन की रिकॉर्डिंग ही नहीं बल्कि थर्मल कैमरे की फुटेज और रडार की पकड़ में आई चीजों के वीडियोस भी शामिल थे। उनमें फ्लिर था, जो आगे की तरफ देखने वाला इंफ्रारेड या थर्मल सिग्नेचर होता है। उनके पास रडार डेटा भी था और वो वीडियो भी जो नेवी पर्सनल ने डेक पर इन चीजों को ऊपर देखते हुए शूट किया था। तो उनमें 3 अलग अलग तरह की चीजें थी। एक वीडियो में दिखाई दिया कि एक गोल चीज पानी के ऊपर उड़ रही है। उसके बाद वो मंडराकर बड़े आराम से समुद्र में उतर गई। आप उसकी आवाज CIC में सुन सकते हैं, जो कॉम्बैट इंफॉर्मेशन सेंटर होता है। लोग हैरान रह गए। ओह, ये तो करीब आ रही है। जब उन्होंने उस व्हीकल को पानी में जाते हुए देखा। ओह, ये तो छपाक की आवाज है। ये चीजें जितनी तेजी से हमारे एटमॉस्फेयर में उड़ते हुए नजर आती हैं, उतनी तेजी तो हमारे किसी विमान में नहीं है, और वो पानी के अंदर भी जा सकती हैं। उससे भी ज्यादा प्रेशर से, जो हमारे किसी भी प्रोजेक्टाइल के ढांचे को तोड़ सकता है। दूसरे लफ्जों में ये चीजें वो कर सकती हैं जो हमारी चीजें नहीं कर सकती, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर से होकर आउटर स्पेस में जा सकती हैं और समुद्रों में भी। शक करने वाले कहने लगे कि ये वीडियोस दिशा बदलती हुई रोशनी के या वेदर बलून्स के या शायद नकली हैं। लेकिन जब तुरंत ही पेंटागन ने पुष्टि कर दी कि ये असली हैं, तो इसे नकारने वालों को झटका लगा। यूएफओ की दुनिया में हर चीज एक साजिश है, तो जब हमने ये तस्वीरें रिलीज की तो सरकार ने हमें गलत जानकारी दी। ये अंदाजा है, ये फर्जी है,
उसी तरह के इल्जाम जो 2017 में न्यूयॉर्क टाइम्स के ल्यू एलिजोंडो पर लगाए गए थे जब उन्होंने तस्वीर रिलीज की थी। उन लोगों ने उसी तरह के हमले किए जो ये नहीं चाहते थे कि ये सच निकले, वो नहीं चाहते थे कि ऐसी कोई अनजान चीज हो। तो हमने उन्हें रिलीज किया, उन्हें वेरीफाई कराया और कहा कि धिक्कार है अगर पेंटागन सामने आकर नहीं कहता कि हाँ ये असली है, ये सही है। इसमें एक सबसे दिलचस्प बात यह थी कि कितनी जल्दी डिफेंस डिपार्टमेंट ने यह कंफर्म कर दिया कि मटेरियल असली है। आमतौर पर पॉलिसी ये होती है या तो इसे खारिज कर दो या इस पर कोई कमेंट ही मत करो। ऐसे में किसी को भी ये लगता है कि क्या इस मटेरियल को किसी ने खामोशी से अप्रूव कर दिया है जो कि सरकार में या कम से कम सरकार, मिलिट्री या इंटेलिजेंस के किसी ग्रुप में है। जब ये बात निकली तो इस पर बहुत बड़ा रिएक्शन आया। मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसे हर जगह रिपोर्ट किया और इसे सेंसेशन बना दिया, जिसमें आने वाली सरकारी रिपोर्ट्स की उल्टी गिनती शुरू हो गई। मेरा इरादा था कि इस आग को भड़काना, नए डेटा और नए सबूत लाकर देना, जिससे ये साबित हो कि हम अनजाने ओरिजिन की किसी टेक्नोलॉजी से जुड़ रहे हैं और इस टेक्नोलॉजी के पीछे एक इंटेलिजेंस मौजूद है। ये बात साफ हो गई थी। देखिए, थोड़ा बहुत प्रेशर डालना कोई खराब बात नहीं है अगर आप चाहते हैं कि अमेरिकी सरकार उस मुद्दे पर सच बोले जिसके बारे में वो 70 से 80 सालों से झूठ बोलती आ रही है। अब रिपोर्ट आने में कुछ ही हफ्ते बचे थे, इसलिए लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ गई थीं कि क्या होगा। क्या फाइनल रिपोर्ट में एक बार फिर चीजें छुपाई जाएंगी, जैसा कि यूएफओ कम्युनिटी में कई लोगों को लग रहा था, या उसमें कोई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। वॉशिंगटन डीसी 25 जून 2021। पेंटागन की यूएपी टास्क फोर्स ने डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस के ऑफिस के साथ मिलकर कांग्रेस को अपनी फाइनल रिपोर्ट पेश की, जिसका टाइटल था प्रिलिमिनरी असेसमेंट अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना। 9 पन्नों की यह सिंपल रिपोर्ट जनता के सामने लाई गई। अब तक की पहली ऐसी रिपोर्ट थी जिसमें अमेरिकी सरकार ने यूएपी के बारे में सबसे स्पष्ट और ठोस बात की थी। इसकी हेडलाइन थी कि रिपोर्ट किए गए 144 एनकाउंटर्स में से सिर्फ एक यूएपी को हवा निकलते हुए बड़े गुब्बारे की तरह पहचाना गया है। रिपोर्ट किए गए बाकी यूएपीज अभी भी समझ में नहीं आए हैं। मुझे लगा कि ये रिपोर्ट बहुत बढ़िया है, एक जरूरी कदम आगे बढ़ाया गया है। मेरे हिसाब से ये 2 बातें बताती है कि एक तो यूएफओस असली हैं और वो हमारे नहीं हैं। मुझे ये शानदार रिपोर्ट लगी और इसमें हमने बहुत कुछ कह दिया। हमारे पास 144 केसेस हैं जिनमें से 143 का पता लगाना बाकी है। ये बड़ी बात थी, मतलब इस मामले में एक बड़ा मोड़ आया था। हम उन लोगों को सुरक्षा और राहत दे रहे थे जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी में थे, और वो लोग जो काम कर चुके थे, और वो पायलट्स जो अब इसके बारे में बात कर सकते थे। ये कुछ नहीं, बस एक शुरुआती अंदाजा था। कुछ लोग यूएफओ कम्युनिटी से थोड़े निराश थे क्योंकि ये कोई खुलासा नहीं था, लेकिन इसमें जो कुछ भी कहा गया मुझे लगता है कि वो बहुत हौसला देने वाला और जरूरी था। सबसे पहले यही कहा गया था कि यूएफओस जो कुछ भी हैं, उसकी कुछ साइटिंग्स बताती हैं कि ये एक एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, और देखा जाए तो ये खुलासा ही था। और अब ये मामला सरकार के अंदर पहले से थोड़ा आगे बढ़ गया था। काफी हद तक इसे मान लिया गया था। यूएपी टास्क फोर्स ने जिन 144 रिपोर्ट्स की समीक्षा की, उनमें से बहुत सारी साइटिंग्स 2019 से 2021 के बीच में हुई थीं। नेवी के रिपोर्ट करने के बाद प्रोटोकॉल लागू किया गया, लेकिन शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि रिपोर्ट की गई 144 यूएपी साइटिंग्स में से सिर्फ एक साइटिंग को समझाकर बताया गया। उनमें से सिर्फ एक ही नकली बताई गई, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि हम सोने की खान पर बैठे हैं। ऐसी घटनाओं की सोने की खान जिन्हें नॉर्मल मैट्रिक्स के जरिए समझाया नहीं जा सकता। हम ऐसी घटनाओं की बात कर रहे हैं जो हमारी सोच से बहुत परे है, जो फिजिक्स के नए नियमों की तरफ इशारा कर रही है, और हम फिजिसिस्ट उन्हें जानने के लिए मरे जा रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया था कि ऐसा 5 वजहों से हो सकता है: एयरबॉर्न क्लटर, वायुमंडल में होने वाली प्राकृतिक घटनाएं, अमेरिकी सरकार या अमेरिकन इंडस्ट्री के विकास के प्रोग्राम्स, विरोध करने वाले विदेशी सिस्टम्स, और
यूएपी रिपोर्ट करने की एक और वजह, जिसे और भी ज्यादा एनालाइज करने की जरूरत है, उसे अदर का नाम दिया गया। अदर का सीधा मतलब था कि हमें जो टेक्नोलॉजी आज पता है उससे परे जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हो सकती हैं या जो भी हो। लेकिन मुझे लगता है कि मिलिट्री अब ये मानती है कि अदर का मतलब एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हो सकता है। वैसे रिपोर्ट में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल शब्द कहीं नहीं आया है। कई देखने वालों का मानना है कि इसमें कोई बड़ी ठोस बात कही गई है। उस रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला कोट था जिसे बहुत से लोग मिस कर गए, और उसमें लिखा गया था कि यहाँ जो हो रहा है उसका पता लगाने के लिए शायद हमें फिजिक्स के नियमों के बारे में अपनी समझ को थोड़ा बदलना होगा। इन्हें समझने के लिए हमें और ज्यादा एडवांस्ड साइंस की जरूरत है ताकि हम इनमें से कुछ को कलेक्ट करके एनालाइज कर सकें, जिसके लिए ज्यादा साइंटिफिक नॉलेज की जरूरत है। ये मैं कोई साइंस फिक्शन नॉवेल से नहीं पढ़ रहा था। ये एक सरकारी रिपोर्ट है जो कहती है कि ये हमारे पास मौजूद साइंस और टेक्नोलॉजी की समझ के बाहर है। ये यूएस गवर्नमेंट का कहना है। वाओ! एडिशनल साइंटिफिक नॉलेज का मतलब हो सकता है हमें जो फिजिक्स के नियम पता हैं उससे आगे की नॉलेज, यानी कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारी टेक्नोलॉजी से हजारों साल आगे है। यूएपी रिपोर्ट को जनता से मिले जुले रिएक्शंस मिले। कुछ लोग सरकार के ये मान लेने पर हैरान थे कि वो आसमान में देखी जाने वाली अनजानी चीजों को समझा नहीं सकते। वहीं दूसरे लोगों को लगा कि इस बात में कोई दम नहीं है। लेकिन यूएफओ के इन्वेस्टिगेटर्स के हिसाब से इस रिपोर्ट ने उस बात की पुष्टि कर दी जिसका लंबे समय से इंतजार था। यूएफओ की दुनिया के लिए जून 2021 में आई यूएपी रिपोर्ट एक रेवोल्यूशन लेकर आई थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, क्योंकि अगर देखा जाए तो अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि अमेरिका की सरकार ने एक ऐसा बयान जारी किया था जिसमें यूएफओ के पूरे मामलों के बारे में खुल के लिखा गया था। और बॉटम लाइन ये थी कि अमेरिकी सरकार ये बात जानती थी कि हमारे दुश्मन क्या कर सकते हैं और कितने ज्यादा खतरनाक हैं, पर इस रिपोर्ट में कहा गया था कि ये उनका काम नहीं है। मुझे और भी उम्मीदें हैं। इससे उन विसल ब्लोअर्स के साथ में खतरनाक रिश्ते में कोई बदलाव नहीं आएगा जिनके पास सिर्फ एक तरह के नॉन ह्यूमन के बारे में ही नहीं बल्कि कई तरह की ठोस इन्फॉर्मेशन मौजूद है। ऐसे बहुत से लोग हैं। यही बात मुझे हैरान करती रहती है। अब जबकि अमेरिकी सरकार ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि हमारे आसमान में यूएफओज हैं जिसे बड़े बड़े वैज्ञानिक और मिलिट्री के लोग भी समझा नहीं सकते, कई लोगों को लगता है कि जल्द ही ये पता चल जाएगा कि ये चीजें किसी दूसरी दुनिया से आई हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो आगे क्या होगा? वॉशिंगटन डीसी 2021। नेवी के वीडियोस के साथ अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना की रिपोर्ट छपना अमेरिका के इतिहास में इस बात का सबसे बड़ा खुलासा था कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स हो सकते हैं। इस रिपोर्ट के बाद राजनेताओं जैसे कि मार्को रूबियो, मार्क वार्नर, एडम शिफ और आंद्रे कार्सन ने आगे की फंडिंग और अध्ययन की मांग की। बहुत सारा डेटा मौजूद है, लेकिन रिपोर्ट ने सिर्फ ऊपरी तौर पर उसे छुआ। उसमें सिर्फ इतना कहा गया कि हमें इस पर गौर करने के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए। इसका एक इतिहास है जो कम से कम 20वीं सदी की शुरुआती दौर तक जाता है। हम उन साइटिंग्स के बारे में तो बात कर ही नहीं रहे हैं जिनका जिक्र बाइबल में या ऐसे दूसरे कल्चर जो हजारों साल पुराने हैं और आसमान में अनएक्सप्लेन्ड चीजें देखने की बात करते हैं। लेकिन सिर्फ हमारे एरा में ही ऐसे कई अकाउंट्स दर्ज हैं जिनके बारे में उन्होंने बात ही नहीं की, तो उन्होंने इसका बहुत छोटा सा हिस्सा ही लिया। हम इस मामले का इम्पोर्टेंस कम नहीं करना चाहते। हम तो बस इतना चाहते हैं कि हमारे जो सिविलियन ऑर्गेनाइजेशंस इन चीजों को देख रहे थे उनसे मिलकर इस कलंक को मिटा दें और सरकार के साथ काम करके ये तसल्ली कर लें कि अगर ये दूसरी दुनिया से जुड़ा है तो हमारे पास अपनी सुरक्षा के लिए इंटरनल कंट्रोल्स होंगे और ऐसी कोई भी घटना होती है तो हम उसे सेफली हैंडल करेंगे। यूएपीज का ज्यादातर डेटा अमेरिकन नेवी से आया है, लेकिन सारी सरकारी सेवाओं और एजेंसियों में रिपोर्ट की गई घटनाओं को एक स्टैंडर्ड पैमाने पर रखकर देखने की कोशिशें चल रही हैं। यूएपी टास्क फोर्स सोच रहा है कि नए डेटा को एनालाइज करने के लिए
एयरफोर्स और FAA को अपने साथ शामिल कर ले और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करे। हम जिस स्टैंडर्डाइजेशन की बात कर रहे हैं उसमें पायलट सब साइटिंग्स की बाढ़ लाने वाले हैं और इन सारी साइटिंग्स को अब फिजिसिस्ट और साइंटिस्ट एनालाइज करेंगे और मुझे लगता है कि इन चीजों से डील करने के तरीके में ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। चलिए कांग्रेस की अगली सुनवाई देखते हैं। असली फिजिसिस्ट और असली साइंटिस्ट को सुनते हैं। ये मेरा सपना है और मैं एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर की हैसियत से अपने जमा किए हुए सबूतों के साथ उसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए कांग्रेस की सुनवाई में रहना चाहूंगी और चाहूंगी कि वहां और भी बहुत से लोग हों और फाइनली उस सरकार में सब लोग सच बोल दे जो इस देश के लोगों के लिए जरूरी है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1960s में एरिक वॉन डायनेकिन ने चैरियट्स ऑफ द गॉड्स में बताया था कि जब पृथ्वी की सभ्यता टेक्नोलॉजी के एक खास मुकाम पर पहुंच जाएगी तब इस धरती पर आएंगे एलियंस। और इस वक्त हमारी धरती पर जो कुछ भी चल रहा है उसे देखते हुए लगता है कि शायद अब हम उनसे जल्द ही आमने सामने मिलेंगे। कुछ हजार साल पहले एलियंस ने भविष्य में एक लंबे समय के बाद वापस आने का वादा किया था और ये मानने के लिए हमारे पास अच्छी वजह है कि अब वो वापस आ गए हैं। UFO के और भी ज्यादा मामले जनता के सामने आ रहे हैं जो उन्हें पहले कभी नहीं दिखाए गए थे। हमें पता है कि हम अकेले नहीं हैं, कोई हम पर नजर रखता है और वो एलियंस ही होंगे क्योंकि वो ऐसी टेक्नोलॉजी दिखाते हैं जो हमारे पास नहीं है। क्या हाल ही में UFOs पर दिया जाने वाला ध्यान और रिपोर्टिंग इस बात का संकेत है कि हम बहुत तेजी से एक बहुत बड़े खुलासे की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या जल्द ही हमें ये पता चल जाएगा कि हम अकेले नहीं हैं और हम कभी अकेले थे ही नहीं? हो सकता है कि अगला खुलासा कोई सरकारी या मिलिट्री ऑफिशियल नहीं बल्कि खुद दूसरी दुनिया से आने वाले ही करें।